प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजाराम साहू शासकीय हाई स्कूल राधापुर से कक्षा 10वीं में अच्छा परीक्षा परिणाम लाने के उद्देश्य से जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, इस पर हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें कक्षा 9 में पढ़ चुके अन्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक आदि और भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हमको जानना है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कहें 4, जो 4 है, 4 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। अर्थात 4 में किन किन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है? 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का जा रहा है। अर्थात यहाँ पर इसके 3 गुणनखंड हो गए हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब आता है अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम कहें 2, तो जो 2 है इसमें 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या हुई। तो अब हमारे पास 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर एक रूल बनता है कि जो अभाज्य संख्या कैणी के अंदर आ जाती है वह अपरिमेय संख्या मानी जाती है। यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, तो √p एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इन चीजों को समझने के बाद अब हम आते हैं वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को। इसके अंतर्गत एक प्रश्न वार्षिक परीक्षा पूछा जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को खाली स्थान कहते हैं। तो यहां पर हम क्या भर देंगे? वास्तविक संख्या भर देंगे। अब कभी कभी विपरीत पूछते हैं, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। कहा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? नहीं। अब हम यहां से प्रश्न पूछा जाता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसमें जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वो इसका क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना जरूरी नहीं है और अद्वितीय होता है। फिर अब यहां पर परिभाषा से ही अपन को ध्यान रखना है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहां पर हम HCF पर चर्चा करेंगे। HCF, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में बोलते हैं मासा, यानी महत्तम समापवर्तक। जब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है तो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके उनके
जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और सबसे छोटी घात वाले गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो गुणा प्राप्त होगा वह उसका मासा होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 और 15 का HCF ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 6 के गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहां पर हम विभाज्यता नियम का प्रयोग करेंगे। यदि संख्या की इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, 2 से विभाजित होगी तो 2 का भाग देंगे, 6 में 3 बार जाएगा। फिर इसके बाद 3 अभाज्य संख्या आ चुकी है। अभाज्य संख्या से ही विभाजित होती है तो 3 एकम 3। अब यहां हम देख रहे हैं 15 है, इसके हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो विभाज्यता नियम यहां लगाएंगे अपन। इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो हमको यहां पर 3 का नियम लगा के देखना है। यदि अंकों का जोड़ 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। हम यहां देख रहे हैं 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब 6 जो है वो 3 का गुणज है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 5 15 है। अब 5 चूंकि अभाज्य संख्या आ चुकी है तो 5 से ही विभाजित होगी। 5 एकम 5। अब इनको हम गुणनखंड के रूप में लिखें 6 बराबर। अब यहां पर देख रहा है कि 2 एक बार है तो 2 की घात 1 लिखेंगे तो गुणा 3 भी एक बार आया है, 3 की घात 1 लिखेंगे। इसी प्रकार 15 के 15 बराबर यहां भी 3 एक बार आया है और 5 एक बार आया है। अब HCF की परिभाषा के अनुसार दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हैं उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाले गुणनखंड लेंगे और गुणा करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 जो अभाज्य गुणनखंड है वो इन दोनों में नहीं मिल रहा है तो इसको उभयनिष्ठ नहीं है। अब 3 को देखेंगे, 3 इन दोनों में हमको प्राप्त हो रहा है तो इसका HCF ऑफ 6,15 है बराबर 3 की घात 1 बराबर 3 की घात 1 का मतलब 3 को एक बार लिखेंगे बराबर 3। तो यहां पर देखा 6 और 15 का HCF 3 प्राप्त होगा। यदि LCM की बात करें तो LCM में थोड़ा सा अंतर है। LCM का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य होता है, इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको। अब LCM के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंड लेंगे और उनका गुणा करेंगे। जैसे माना कि हमको निकालना है LCM ऑफ 6,15 बराबर। अब इसमें LCM के लिए कॉमन नहीं देखा जाता है, इसमें सभी के गुणनखंड लेना होता है बड़ी बड़ी घातों वाले। तो यहां देखेंगे कि 2 है, जो 2 कितनी बार है, एक ही बार है। अगर यहां भी होता तो बड़ी घात वाला चुनते, तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 लिखा। तो गुणा के रूप में फिर 3 वाला देखेंगे अपन, 3 की घात 1 और 3 की घात 1 इसमें समान है लेकिन इसको बड़ी घात का रूप ही माना जाएगा। 3 की घात 1 गुणा, अब 5 की घात 1, 5 की घात 1 बराबर 2 की घात 1 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 3 5 15, 15 दूनी 30। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका LCM कितना प्राप्त हुआ है, 30 प्राप्त हुआ है। अब यहां पर नियम है 2 या 2 से अधिक
अपरमेय दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है। जैसे HCF ऑफ 3, 5, 7 बराबर, यहां देख रहे हैं हम अभाज्य संख्याएं, इनका HCF कितना होगा? एक होगा। और जिनका HCF एक होता है तो उनका LCM उनके गुणनफल के बराबर होता है। LCM ऑफ 3, 5 और 7 इनके गुणा के बराबर आएगा। 3 5 15, 15 7 105, यानी 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 3 का गुणा 5 में किया, 3 5 15 है, और 15 का 7 में करेंगे, 15 7 105। तो इस प्रकार से LCM और HCF इस शॉर्टकट मेथड है। अब आप कहो कि ये इसका एक क्यों होता है, तो इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर हम इसको गुणज के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में जो बताया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। जब हम इसकी बात करेंगे तो हमको अपवर्तक और गुणज वाले मेथड से चलना होगा, उसमें क्लियर होगा कि एक कैसे होता है। अब पेपर में पूछे जाने वाली बात ये तो क्लियर हो गया है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और एक अच्छा क्वेश्चन, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा गया है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले अंकगणित की अवधारणा के बारे में इन्होंने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और इनकी परिभाषा याद रखना है। उन्हीं परिभाषाओं से हमारे ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं। अब रूल है जिसका नियम कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे HCF ऑफ A, B गुणा LCM ऑफ A, B बराबर A गुणा B। यहां पर एक खाली स्थान में भी आ सकता है कि यहां बताओ खाली स्थान क्या भरा जाएगा, तो यहां पर क्या भरेंगे हम? A गुणा B, क्योंकि नियम पढ़ चुके हैं अपन कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हिंदी में आ जाए कि सत्य है या असत्य है, तो इस प्रकार का ये सत्य हुआ। लेकिन तीन संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। जैसे अपन कहें HCF ऑफ A, B, A, B, C गुणा LCM ऑफ A, B, C बराबर A गुणा B गुणा C, जो कि असत्य है ये, क्योंकि तीन संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। अगर इस प्रकार का दे दिया जाए सत्य असत्य में, तो यहां हम क्या लिखेंगे? असत्य है जी, और ये वाला सत्य है। अगर इसको हमने यहां काट दिया, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, तो मतलब ये अब क्या हो गया? ये वाला कथन सत्य हो जाएगा। तो इन टॉपिक पे अपना ध्यान रखना है सत्य सत्य के लिए। और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए √2 एक खाली स्थान संख्या है। क्योंकि हम पहले नियम पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर मिल जाए आपको, तो आप बेहिचक लिख दो अपरमेय संख्या। तो √2 कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। यहां पर हम खाली स्थान के रूप में भरेंगे अपरमेय संख्या, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है यदि P एक अभाज्य संख्या है
अभाज्य संख्या है तो √p एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहां खाली स्थान बन सकता है। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p एक खाली स्थान संख्या होगी, तो वह हम अपरिमेय भर देंगे। अगर इसका उल्टा आता है तो यहां पर अभाज्य संख्या भर देंगे। यानी कोई सा भी स्टेटमेंट है, कथन है, ढंग से उसको पढ़िए पूरा, यानी जहां से उनने गायब कर दिया वो वहां पर खाली स्थान में भर दीजिए। अगर सत्य सत्य में आता है, जैसा स्टेटमेंट है अगर वैसा का वैसा दिया है तो वो हमारा सत्य है। अगर उनने कुछ गड़बड़ी कर दी है, कुछ मिस्टेक कर दी है, तो वो कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, सत्य असत्य और सही जोड़ी में भी ऑप्शन आ सकता है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट में यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 32, और उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा? 8 चौको 32 होगा भाई, 8 चौको 32 बराबर 4। क्योंकि हम नियम पहले पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी तो हम कह सकते हैं एचसीएफ जो होगा वो उनका गुणनफल और बटे में एलसीएम के बराबर होगा। और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यहां आ जाएगा और एचसीएफ बटे में चला जाएगा, तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। कभी कभी दे देते हैं 26,91 का एचसीएफ ऑफ 26,91 बराबर खाली स्थान। इसका तात्पर्य हुआ 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे सामान्य सी बात, जब दो नंबर के लिए चीज आती है तो उसको विस्तार पूर्वक करते हैं, और जब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है तो उसके लिए हमको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अपनाना पड़ती है। तो इसका मतलब यह है कि 26 और 91 किस बड़े से बड़े पहाड़ी में मिल जाएंगे? ये दोनों मिलेंगे हमको 13 के पहाड़ी में। 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। तो ये आप यहां पर खाली स्थान में क्या भर देंगे? यहां पर 13 भरेंगे। ये सबसे संक्षिप्त मेथड है, यानी और जब लॉन्ग मेथड से करेंगे तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, तब आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक में जल्दी आंसर निकाल लेते हैं अपन।